क्योंकि मेरा केंद्रक सेंटर में होता है, सेंटर से अगर पानी में तैरता रहेगा तो कहां चला जाएगा, दूसरी ओर चला जाएगा। इस चीज से बचाने के लिए क्या देगा उसके, स्थिरता या स्टेबिलिटी देता है। तो इनका कार्य क्या होगा पेरिफेरल का, इनका कार्य होता है स्टेबिलिटी या स्थिरता देने का। ठीक है, एक जगह से हिल मत जाए। सर दूसरा कौन सा था, दूसरा इसको हम कहते हैं मध्यवर्गीय प्रोटीन। मध्यवर्गीय प्रोटीन, इंग्लिश में हम इसे इंटीग्रल कहते हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन या मध्यवर्गीय प्रोटीन क्या कराता है, यही मुख्य रूप से काम करता है आपका परागम कराने का, परागम या ट्रांसपोर्ट, जिसे आप ऑस्मोसिस भी कहते हैं, ऑस्मोसिस या पराशरण। तो कोई भी पदार्थ है जिस चीज को अंदर आना है वो यहीं से बहता हुआ या तो अंदर आएगा या तो यहीं से बहता हुआ बाहर आएगा। इतनी बात क्लियर। तो लिपिड के हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली में सेंगर निकल्सन का मॉडल पढ़ा। सेंगर निकल्सन ने दो परतीय संरचना के बारे में बताया कि लिपिड की दो लेयर होती है, बाहरी और आंतरिक। दोनों तरफ हेड का सिरा ऊपर की तरफ और टेल का सिरा, पूंछ का सिरा अंदर की तरफ। दो प्रकार की प्रोटीन होगी, एक परिधीय या पेरिफेरल प्रोटीन और एक होगी आपकी इंटीग्रल या मध्यवर्गीय प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन दो भागों में टूटा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, जिसे हम आंतरिक और बाहर कहेंगे, और दूसरा किसमें जुड़ा हुआ है आपका इंटीग्रल। इसका काम होगा स्टेबिलिटी देने का और इसका काम होगा परागम या पराशरण कराने का। एक चीज बच गया, क्या बच गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, एक चीज क्या बच गई, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य हो गया, बन गया लिपिड का परत। कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करेगा, क्या करेगा, कुछ तो करेगा, 1% है, कुछ तो करेगा। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है, यहां पे इस तरीके से जुड़े होते हैं। कल शायद हमने कुछ बात की थी, हमने कल बैक्टीरियल सेल की बात की थी। बैक्टीरियल सेल की सूक्ष्मदर्शी के बाहरी आवरण सेल वॉल किससे बना हुआ था, पेप्टिडोग्लाइकन से। दो प्रकार का, कौन कौन सा था, पढ़ के आइएगा मेरी क्लास में, ठीक है। एन एसेटाइल मर्मरिक और एन एसेटाइल ग्लूकोसामिन, नैम और नैग, दो प्रकार का आवरण था। वो किससे बना था, कार्बोहाइड्रेट से। तो कल ही मैंने बोला था, याद करिए कि यही नैम और नैग आपको आरबीसी की बाहरी आवरण में भी देखने को मिलेगा। जो डिसाइड करता है आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीजन प्रतिजन क्या होगा, ए। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो प्रतिजन क्या होगा, बी। किसी भी कोशिका की संरचना का अगर आपको निर्धारण करना है कि किस प्रकार की कोशिका है, वो टैगिंग करने का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। अब आप यहां बैठे हैं, सहस्त्र अकेडमी में बैठे हुए हैं, बाजू में और भी 10-20 अकेडमी है, आपको कैसे पता चले सहस्त्र अकेडमी है, बाहर एक तो बोर्ड लगा होगा, ये सहस्त्र अकेडमी का ऑफिस है। तो वही ऑफिस का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे टैगिंग का काम आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये संरचना समझ में आ गई। अब इसके ऊपर से एक क्वेश्चन पूछेगा, फोटो वोटो खींचना होगा लास्ट में, ठीक है, वो आप लोगों का काम है। हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है जो हमने देखा होगा, आरबीसी की कोशिका, आरबीसी कोशिका में लिपिड और प्रोटीन की मात्रा, आरबीसी की कोशिका में लिपिड और प्रोटीन की मात्रा, इसमें आपको लगभग 40% लिपिड देखने को मिलेगा और 52% क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन। ठीक है, बाकी जो रहा है वो किसका रह जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का, जो टैगिंग का काम कर लेगा, टैग करने का काम करेगा। अब ये तो हमारा फेमस मॉडल था सेंगर और निकल्सन का। इसके अलावा दो मॉडल और आए थे। एक मॉडल आया था जिसे हम कहते हैं सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल। ये दिया हुआ था डेवसन और डैनियल ने, डेवसन तथा डैनियल ने दिया हुआ था। ईयर लिख लेंगे 1935 में डेवसन और डैनियल ने दिया हुआ था। ये इसका भी ईयर लिख लेंगे भाई, जो लिख रहे हैं नोट्स में। ये दिया हुआ था 1972 में, क्योंकि आप लोग में मोस्ट रूप से डेट और ईयर पूछा जाएगा। तो डेवसन और डैनियल ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था, सैंडविच मॉडल, जिस हिसाब से हम सैंडविच खाते हैं, मतलब उन्होंने बोला कि जो आवरण बन रही है प्लाज्मा झिल्ली की, ऊपर की तरफ सैंडविच के जैसे उपस्थित होंगे प्रोटीन और बीच में उपस्थित रहेंगे आपके लिपिड। हम सैंडविच ऐसी खाते हैं, ऊपर होता है ब्रेड, बीच में डाल दो सॉस टिकिया, बन गया सैंडविच। अब ये मॉडल फेल क्यों हुआ होगा, क्यों ये मॉडल को नहीं अपनाया गया, क्यों नहीं अपनाया गया, इसका टोटल आवरण पूछा गया तो ये बोला गया 75 एंगस्ट्रॉम का बनता है। इसकी डायमीटर या लेंथ पूछा गया तो कितना होता, 75। 20 का ये था, 20 का प्रोटीन ऊपर, 20 एंगस्ट्रॉम का प्रोटीन ऊपर नीचे, और बीच में कितना था, 35।
बन गया 75, है ना। ये मॉडल दिया गया, इसमें भी बोला गया कि प्रोटीन और लिपिड की परत होती है, हमारे फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि परागम को नहीं बता पा रहा था। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े प्रोटीन, अब समझ लीजिए सैंडविच खा रहे हैं, अगर आपने अपने ब्रेड रख लिया और ऊपर से सॉस डालोगे, क्या सॉस अंदर चला जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो परागम को ये नहीं बता पाया, इसलिए मॉडल क्या हो गया था? फेल हो गया था। इसके अलावा एक और मॉडल आया था जिसे हम कहते हैं एक परतीय संरचना या सिंगल मेम्ब्रेन मॉडल। सिंगल मेम्ब्रेन या एक परतीय संरचना। इसका रॉबर्टसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, और ये दिया था उन्होंने 1959 में। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बोला जो प्लाज्मा झिल्ली की जो संरचना है वो सिर्फ एक परती है, मतलब लिपिड की सिर्फ एक परत होती है और लिपिड और प्रोटीन होते हैं। ये भी मॉडल फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि आप ही सोचिए ना, एक परत की झिल्ली कितने देर तक सहेगी? समझ लीजिए अभी मैं दौड़ रहा हूं, मैं किसी से टकरा गया तो मेरा पूरा सेल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इसलिए ये स्थिरता को नहीं बता पा रही, तो ये भी मॉडल क्या हो गया था? हट गया था। कौन सा मॉडल फेमस हुआ था? सेंगर और निकलसन का। अभी तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। अब इसी मॉडल के हिसाब से हमने बोला एक मध्यवर्ती प्रोटीन होती है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि क्या कराती है? पराशरण कराती है। तो उसी टॉपिक को लेते हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ऑस्मोसिस। आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगा। पराशरण क्या होता है भाई? पराशरण क्या होता है? पराशरण दो वर्ड पढ़ते हैं हम, एक पराशरण पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, और दूसरा हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन। दोनों में अंतर क्या होता है? कोई अंतर? अच्छा, पहला ऑप्शन आ गया, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता। और कोई दूसरा ऑप्शन? चार ऑप्शन में आपके आंसर आएंगे। दूसरा ऑप्शन उल्टा कर देते हैं इसको, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। तीसरा मैं कर देता हूं, सम सांद्रता। और चौथा आप लोग कर दीजिए, उपरोक्त सभी, है ना। चारों में से कौन सा सही है? सेकेंड वाला। ये गलत है। चाहे आप डिफ्यूजन पढ़ लीजिए, हाँ सर दिख रहा हूं ना मैं, चाहे आप डिफ्यूजन पढ़ लीजिए। डिफ्यूजन कहां पढ़ते हैं हम लोग? ये भी परागम ही कहलाता है। जब हम वायु या हवा के बारे में पढ़ते हैं तो हम डिफ्यूजन या परागम कहते हैं वहां पे। और जब हम किसी तरल पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, लिक्विड मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। हमेशा याद रखिए कि ऑस्मोसिस क्या होती है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। उदाहरण के तौर पर आपको मैं कुछ हो गया, आगे बढ़े। तो पराशरण या ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या होगा? जब कोई भी तरल पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। इंग्लिश में व्हेन अ सॉल्यूट या सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इसी सांद्रता के हिसाब से मेरे पास मिश्रण के तीन प्रकार होते हैं। बच्चे सोच रहे होंगे सर बायो में केमिस्ट्री आ गया, हाँ इसी को ही बोलते हैं, ऐसे ही होगा। तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अति पराशरणीय, जिसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक मिश्रण। एक होता है अल्प पराशरणीय, जिसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और एक होता है सम पराशरणीय, जिसे हम कहते हैं आइसोटोनिक। तीन प्रकार के मिश्रण मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं आपको मस्त एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि ये मैंने एक बीकर लिया, इसमें मैंने पानी डाल दिया, और इस पानी डालने के बाद यहां पे मैंने एक कोशिका डाल दी। ये पानी जो थी पहली अवस्था में अति पराशरणी थी, मतलब हाइपरटोनिक थी। दूसरा बीकर ऐसे ही मैंने लिया और तीन बीकर ले लिया, तीनों के अंदर पानी डाल दो, तीनों के अंदर कोशिका डाल दो। ये अति थी, ये अल्प थी, और ये सम थी, हाइपो और आइसो। अब बताइए पराशरण की दिशा क्या होगी और इस कोशिका पे किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? अगर मैंने किसी कोशिका को अति पराशरण में रख दिया, बाहर का मिश्रण अति पराशरण है, कोशिका तो अपना बैठा हुआ वैसी समान, तब बताइए ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डायरेक्शन क्या होगा? विलय और विलयक का डायरेक्शन क्या होगा? सॉल्यूट विलयक, जिसे घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है विलय या सॉल्वेंट, ठीक है। तो आप बताइए इस अवस्था में किधर से किधर की ओर जाएगा? पानी किधर से किधर की ओर जाएगा? क्वेश्चन समझ रहे हैं ना?
मेन तो क्वेश्चन समझना होता है, आंसर तो अपने आप निकल जाता है। अगर मेरा मिश्रण अति पराशरण है, उदाहरण के तौर पे नमक पानी या शक्कर पानी, नमक या शक्कर पानी, उस अवस्था में बाहर का वातावरण में सॉल्यूट ज्यादा है, विलयक ज्यादा है, उस अवस्था में पानी अंदर से बाहर जाएगा, कोशिका के अंदर द्रव्य होगा, जीवित कोशिका है तो द्रव तो होगा, प्रोटोप्लाज्मा कल बात किए, तो पानी अंदर से बाहर की ओर जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सूख जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। वही अल्प पराशरण, अब बाहर की ओर पानी ज्यादा है, सेल में, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर आयंस ज्यादा है, तो पानी कहां जाएगा, अंदर की ओर, तो कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी, अरे गिरना नहीं है। और सम पराशरण की अवस्था में अब पानी कहां जाएगा, इक्वल रहेगा, पानी का गमन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों की सांद्रता समान है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो पानी का मूवमेंट होगा, नहीं होना चाहिए। बताओ, पूरा केमिस्ट्री हिला दिए। लिक्विड या पानी क्या होता है, जो गमन करे उसे ही लिक्विड कहते हैं, हाँ कि ना। अगर वो गमन नहीं करेगा तो वो क्या कहलाता है, सॉलिड। तो हर लिक्विड पदार्थ तो गमन करेगा, इस अवस्था में भी गमन होगा, पानी अंदर आएगा और पानी बाहर चला जाएगा, ताकि वो सम सांद्रता को बना के रखे। पानी का गमन कभी रुकने वाला नहीं है ना, पानी का नेचर है, फ्लो करता रहता है, चाहे कितना भी पानी कर दीजिए। आप पानी की टंकी भरते हैं, मोटर चालू है, पता चल गया पानी भर गया, तो पानी भरना बंद हो जाएगा क्या, नहीं होगा, पानी ऊपर थोड़ी वापस थोड़ी चला जाएगा, पानी निकल के कहीं और चला जाएगा, आप दूसरा बाल्टी रखिए उसमें भर जाएगा। तो सम पराशरण में फ्लो होता रहता है, मगर कोशिका में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। 3 क्वेश्चन बन गया आपके सामने, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। अति पराशरण में हमने बोला क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कोशिका सिकुड़ जाएगी। अल्प पराशरण में मेरे पास 2 कोशिका होती है, कौन कौन सी होती है, एक होती है प्लांट कोशिका और दूसरी होती है एनिमल की कोशिका, जंतु और पादप कोशिका। उस अवस्था में बताइए, अगर मैं एनिमल सेल में अल्प पराशरण रखूं और प्लांट सेल में अल्प पराशरणी अवस्था, अल्प पराशरणी अवस्था रखूं, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या दोनों में समान चेंज आएंगे कि कुछ परिवर्तन होगा, इससे हम अगला टॉपिक पे घुसेंगे। क्या दोनों में समान परिवर्तन होंगे कि कुछ चेंज आएगा, आपके हिसाब से आना चाहिए। जो जंतु कोशिका है वो क्या हो जाएगी, फूट जाएगी, पानी भरता जाएगा और वो फूट जाएगी, जैसे गुब्बारे में पानी डालते जाइए वो फूट जाएगा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। मगर प्लांट कोशिका ही फूलती है। उदाहरण के तौर पे रात में आपने किशमिश को डाल दिया पानी के अंदर, सुबह देखेंगे तो क्या हो जाता है, वो फूल जाता है, क्यों, सारा पानी अंदर आ जाता है, जितना द्रव्य था अंदर आ गया, और उसका जो शुगर पार्टिकल होगा वो कहां जाता है, बाहर। आप पानी पीजिए, आपको मीठा लगेगा वो पानी पहले के कंपैरिजन में, और सेल क्या हो गया, फूल गया। तो प्लांट कोशिका फूल जाती है और एनिमल कोशिका फूट जाएगी। दोनों अवस्था में, अति पराशरण में दोनों अवस्था में कोशिका चिपक जाती है। समझ लीजिए आपके घर, आप खेती किसानी कर रहे हैं, खरपतवार, वीड्स देखा है आपने, अनवांटेड ग्रासेस होते, खरपतवार कहीं भी उग जाते हैं, आपको उसको मारना है, क्या करो, नमक डाल दो, तो सारे सिकुड़ जाएंगे, क्यों, बाहर का वातावरण कैसा हो जाएगा, अति पराशरण नहीं, नमक डालने के कारण, और कोशिका के अंदर, उसकी कोशिकाओं के अंदर द्रव्य होगा, सारा पानी बाहर चला जाएगा सांद्रता को मेंटेन करने के लिए, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। नया तरीका खेती किसानी करने का, है ना। तो ये चीज हो गया, आगे बढ़े, ठीक। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट की तरफ, गमन की तरफ, ट्रांसपोर्ट या गमन की तरफ। ये हम किसके आधार पे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आंतरिक प्रोटीन के हिसाब से, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के हिसाब से, नहीं मध्यवर्गीय, आंतरिक तो अंदर हो जाएगा ना, मध्य प्रोटीन जो था उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो बीच में प्रेजेंट था उसके हिसाब से। आपके कोशिका के अंदर 3 प्रकार का गमन होगा, यहां पे हम बनाते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट आएगा जब हम आगे हार्मोन जब पढ़ेंगे ना, उस अवस्था में आपको इंपॉर्टेंट आएगा ये। इसीलिए मैं सेल पढ़ाया, क्योंकि सेल सब चीज का सार है, सेल पढ़ लो तो आधा बायो यही समझ में आ जाता है। अब जब भी कोई पदार्थ आता है जिसका गमन कराना है, तो पदार्थ 3 हिसाब से चल सकता है। या तो वो एक ही डायरेक्शन में जाए, जब एक ही डायरेक्शन में जाता है उसे हम कहते हैं यूनिपोर्ट, एक दर्शीय गमन कर रहा है, सिर्फ एक तरफ जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है इधर जाए और इधर वापस आ जाए, दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है, इस तरीके के गमन को कहते हैं हम एंटीपोर्ट।
तीसरा आता है अगर एक ही दिशा में एक से अधिक आयन जाए, उसे हम कहते हैं सिम्पोर्ट। पोर्ट मतलब होता है ट्रेवल, जैसे एयरपोर्ट सुना है ना आपने, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट क्या होता है, एक जगह वहां पे आई, पोर्ट मतलब जगह जहां से वो उड़ के चली गई। तो सिम्पोर्ट मतलब ए और बी अणु एक समान जाए, एंटीपोर्ट एक अंदर जाए दूसरा बाहर चला जाए, और तीसरे में एक ही डायरेक्शन में जाए। इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको बन सकता है जब हम पढ़ते हैं संवेदना के बारे में। ये वापस से मैं न्यूरॉन के बारे में, कल हमने न्यूरॉन के बारे में बात की थी, सबसे लंबी कोशिका वही होती है। तो न्यूरॉन में जब हम संवेदना पढ़ते हैं तो वहां पे 3 चैनल होते हैं। एक होता है पोटेशियम चैनल, एक होता है सोडियम चैनल, और एक होता है सोडियम पोटेशियम चैनल। सुना है सबने इसके बारे में, आपकी टॉपिक में है। सोडियम पोटेशियम चैनल में सिर्फ क्या होगा, या तो पोटेशियम बाहर जाएगी या तो पोटेशियम अंदर आएगी। तो किसके उदाहरण हो गया वो, यूनिपोर्ट का। सोडियम चैनल भी जा रही है या आ रही है, किसका उदाहरण हो गया, यूनिपोर्ट का। या तो जाएगी या तो आएगी, अगर समान रूप से होगा तो वो एंटीपोर्ट हो जाएगा या सिम्पोर्ट हो जाएगा। ये वाला जो होता है सोडियम पोटेशियम चैनल, वो 3 सोडियम को अंदर लाता है और 2 पोटेशियम को बाहर ले जाता है, वो किसका उदाहरण हो जाएगा, एंटीपोर्ट का। ठीक, समझ में आ गई इतनी बातें, आगे बढ़े। क्या क्या देखा हमने, कोशिका झिल्ली के बारे में मुख्य रूप से फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया, सेंगर निकलसन ने दिया, उसका रॉबर्टसन ने दिया सैंडविच मॉडल, नहीं रॉबर्टसन ने दिया यूनिलेयर एक परतीय संरचना, और सैंडविच मॉडल दिया डैनियल और डेवसन ने। उसके बाद हमने सांद्रता के उभार से बात कर दी और 3 प्रकार की ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर ली। आगे बढ़े, आगे आगे जो आपकी टॉपिक है वो है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहां किस में पाई जाती है, पहला क्वेश्चन। एक तो मेरे को पता है, हाँ प्लांट सेल में। दूसरा क्या बोला आपने, बैक्टीरिया में, बढ़िया, सूक्ष्मदर्शी बैक्टीरिया में पाई जाएगी। और कहीं पाया जाता है क्या, फंगस, बहुत बढ़िया। और भी पाया जाता है किसी में, डाइटम्स, डाइटम कहां पाया जाता है भाई, डाइटम कौन से टॉपिक में पढ़ेंगे हम, जैविक वर्गीकरण, प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ते हैं डाइटम्स को, है ना, डाइटम्स डेस्मीट्स इसी के अंदर आएगा। प्लांट सेल की कोशिका भित्ति किससे बनती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से। बैक्टीरिया की किससे बनती है, कल ही बात की थी, नैम और नैक से, जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन, प्रोटीन और ग्लूकोज से बनती है। फंगस की किससे बनती है, हाँ ये पूछा जाता है, काइटिन से बनती है। डाइटम्स की किससे बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट्स। ठीक, तो ये 4 चीज आपको मिल गई। हमें पढ़ना है किसके बारे में, हमें पढ़ना है प्लांट सेल में, जहां पे मैं आपको जैविक अणु का भी एक क्वेश्चन अच्छा सा करा सकता हूं। अब आपने कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, शर्करा है, तो शर्करा 2 प्रकार के होते हैं, होमो और हेट्रो, या तो सम होंगे या तो विषम होंगे। सेलुलोज किसके अंदर आता है, होमो के अंदर, सम बहुगुणिक अणु के अंदर आता है, होमोपॉलीमर के अंदर आता है। ठीक है, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन किसके अंदर आएगा, हेटेरो के अंदर। उदाहरण यहीं पे याद हो जाना चाहिए आपको। काइटिन किसके अंदर आता है, सम के अंदर आता है, होमो के अंदर आता है। ये जैविक अणु का एक क्वेश्चन यहीं पे हो गया। पेप्टिडोग्लाइकन किसके अंदर आएगा, ये भी हेटेरो के अंदर आएगा, विषम के अंदर आएगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन और ग्लूकोज दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे एक हमारा जैविक अणु का भी क्वेश्चन हो गया। मुख्य रूप से आपको याद करना है ये फंगस वाला, फंगस का किससे बनता है, काइटिन से बनता है। ठीक है, अब बैक्टीरियल प्लांट मतलब कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में अंतर क्या है। झिल्ली देखिए पूरे रूप से आपको वो नहीं देती है, सुरक्षा नहीं दे पाएगी जितनी अच्छी कोशिका भित्ति देती है, इसीलिए प्लांट सेल को कोशिका भित्ति दी, हमें दिया गया कोशिका झिल्ली। तो हमें फायदा क्या होगा कि हम गमन कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। और प्लांट सेल क्योंकि चलित नहीं होती है, लोकोमोशन नहीं होता है, इसलिए वो एक जगह फिक्स रहती है, इसलिए उसमें क्या बन दिया गया, कोशिका भित्ति, दीवार बना दी गई। अब इस कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, एकदम सरल सा इसका संरचना होती है।
कलर चेंज कर देते हैं यार। ठीक, एक और बना लेते हैं। ये समझ लीजिए एक प्लांट कोशिका है, ये ए प्लांट कोशिका और ये बी प्लांट कोशिका। मुख्य रूप से कोशिका भित्ति तीन होती है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इसको लिख लेते हैं, सेल वॉल कितनी होगी, तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये वाली कौन सी होगी आपके हिसाब से, प्राथमिक होगी कि द्वितीय होगी? कौन सी होगी ये वाली, प्राथमिक होगी कि द्वितीय होगी? प्राइमरी होगी कि सेकेंडरी होगी? सेकेंडरी है। प्राइमरी कहां मिलती है? तो ये वाली क्या होगी, ये प्राइमरी होगी। और ये क्या होगा, अंदर का प्राइमरी है? नहीं, अंदर की क्या है, अंदर की है, देखो इस प्रकार की संरचना दिख रही है ना, तो ये क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। देखिए हर संरचना में आपको झिल्ली मिलेगी, क्योंकि सांद्रता इसी के हिसाब से होना है ना। पानी अभी हमने क्या बोला, कोशिका फूल जाती है। कोशिका किसको मारती होगी, इसको मारती होगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। इसके बाहर जाएगी तो प्लांट क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। फूलना है तो इसको धकेलना पड़ेगा। ये जो बाहरी वाली संरचना है, तो हमारे पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है। प्राइमरी वाली संरचना सिर्फ आपको उन कोशिकाओं में मिलेगी, उन प्लांट कोशिका में मिलेगी जो नवीन है, जो नए बने हुए हैं, यंग। दो प्रकार की उतक होती है प्लांट पादप के अंदर, कौन कौन से, एक मेरिस्टम विभ्योजतक और दूसरे होते हैं परमानेंट स्थाई। दो प्रकार के होते हैं, विभ्योजतक और परमानेंट स्थाई। विभ्योजतक कोशिका की जो आवरण होती है उसमें प्राइमरी आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, प्राथमिक परत क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, क्योंकि अब वो मैच्योर हो रहा है, परिपक्व हो रहा है। उस समय आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी और टर्शरी। ये जो संरचना बनी है वो सेकेंडरी और टर्शरी की है, दो लेयर हो गई। और ये किससे बनती है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की। ये जो सेल वॉल है, ये जो कोशिका भित्ति है, वो बनी है सेलुलोज और हेमिसेलुलोज की। बीच में आपको दोनों कोशिकाओं के बीच में एक अवकाश, एक स्पेस देखने को मिल रहा है। इस अवकाश में उपस्थित होता है सीमेंट। ये दो ईंटें हैं, तो ईंटे के बीच में आपको सीमेंट डालना है। इस सीमेंट का नाम क्या होता है, पेक्टिन। दो प्रकार का पेक्टिन होता है, एक कैल्शियम पेक्टिन या पेक्टेट और दूसरा होता है मैग्नीशियम पेक्टेट। समझ में आया क्या क्या हो गया? कोशिका भित्ति किससे बनेगी, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज को। बीच में सीमेंट का काम कौन रहा है, पेक्टिन, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। और इन दोनों के बीच में अब इसको इससे बात करना है। अब इस रूम से बाहर जाना है तो हमने लगा दिया गेट, लगा लो गेट। इस गेट को क्या कहेंगे, इस गेट को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, हिंदी इंग्लिश किसी में भी पढ़ लीजिए, यही नाम है उसका, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो कुछ भी चीज का ट्रांसफर करना है तो किसके माध्यम से करेगी वो, प्लाज्मोडेस्मेटा के। सेल वॉल आसान। टोटल क्या देखा हमने, तीन परत, प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी कहां मिलेगी, यंग में, उसके तो गायब हो जाएगी, फिर सेकेंडरी और टर्शरी मिलेगी। आपको मिल गया दो, किससे मिलेगा, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज को। बीच के आवरण किससे बनी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बीच में जोड़ना है तो प्लाज्मोडेस्मेटा, इतना ही। और कितने प्रकार की कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति आपको मिल जाएगी यहाँ चार प्रकार की, प्लांट सेल की, बैक्टीरिया की, फंगस की, डाइटम्स की। ठीक, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आप कल पढ़ के आए। हम जगत, प्लांट में, पादप जगत में हमारे पास क्या क्या आता है, एल्गे आता है, और क्या आता है, फंजाई। प्लांट जगत में फंजाई, हाँ ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये जो संरचना बनाई किसके बारे में पढ़ा है हमने, एंजियोस्पर्म। जितने भी आपके दिखते हैं सारे क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म।
एल्गे ये सबकी किससे बननी चाहिए थी, क्योंकि सारे पादप जगत में है, तो सबकी किससे बननी चाहिए थे, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की। क्वेश्चन आपके लिए है कि एल्गे की कोशिका भित्ति किससे बनती है, खोज के लाइएगा। एल्गे की कोशिका भित्ति किससे बनती है, ठीक। नीट लेवल का एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको भी बता दिया गया, आपके लेवल के पर्याप्त है। हो गया, आगे बढ़े, ठीक। अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास, अच्छा अगर मैं बुक के हिसाब से देखूं तो एक टॉपिक को पहले पढ़ा है, पहले हम कोशिका अंग पढ़ेंगे फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो कोशिका अंग पढ़ते हैं हम पढ़ लेते हैं आज, क्या पढ़े, ईआर पढ़ ले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी झिल्ली, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है सिंथेसिस, निर्माण करने का। दो प्रकार की होती है, एक होती है आरईआर जिसे हम खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और एक होता है एसईआर जिसे हम चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये खुरदुरी और चिकनी किसके हिसाब से होती है, अगर एक कोशिका, कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि ऐसा कोई कोशिका अंग जो किसी कोशिका अंग के ऊपर उपस्थित होता है, कौन सा था, कोशिका अंग जो दूसरे कोशिका अंग के अंदर उपस्थित होता है। एक न्यूक्लियस पढ़ा था, सही है, केंद्रिकाय पढ़ा हुआ था न्यूक्लियस, और दूसरा नहीं, वो कोशिका अंग जो राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसी कोशिका अंग है जो दूसरी कोशिका अंग के ऊपर उपस्थित होती है। अगर यहाँ पे राइबोसोम उपस्थित है तो सतह कैसी हो जाएगी इसकी, चिकनी, खुरदुरी, अरे सॉरी खुरदुरी हो जाएगी, और अगर अनुपस्थित है तो क्या हो जाएगी, वो चिकनी हो जाएगी। राइबोसोम का मुख्य काम क्या होता है भाई, प्रोटीन निर्माण, तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, प्रोटीन निर्माण का। और इसका क्या काम होगा, बताइए बताइए, किसके काम आएगी ये बनाती है आपका लिपिड, किसका निर्माण करेगी, लिपिड का, खास करके स्टेरॉइड्स का। स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स क्या होता है भाई, हार्मोन। हार्मोन पढ़ा हुआ है, कितने प्रकार के होते हैं, नो सर नहीं पढ़ा है चार प्रकार के होते हैं हार्मोन, पढ़ेंगे। प्रोटीन नेचर का अलग होता है, अमाइन नेचर का अलग होता है, आयोडीन नेचर का अलग होता है, और स्टेरॉइडल हार्मोन अलग होता है। हमें पहले से पढ़ाया गया है कि सारे हार्मोन किससे बनते हैं, स्टेरॉइड से बनते हैं, लिपिड वसा से बनते हैं, सारे हार्मोन नहीं, गिन के सिर्फ 6-4-5 हार्मोन है जो लिपिड से बनते हैं। मुख्य रूप से सारे हार्मोन किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, पढ़ेंगे जब वो वाला चैप्टर देखेंगे। तो ये काम क्या कर रहा है, मुख्य रूप से इसका प्रोटीन निर्माण का काम है। एक प्रक्रिया होती है जिसे हम प्रोटीन संश्लेषण या ट्रांसलेशन कहते हैं, जो सेंट्रल डॉग्मा का एक कार्य करता है। डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, वो सारी चीजें कहां पे होगी, खुरदुरी में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का निर्माण होगा। साथ ही साथ ये एक ऐसा कोशिका अंग है जो दूसरे कोशिका अंग का निर्माण करता है। कौन सी कोशिका अंग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद एक दूसरी कोशिका अंग का निर्माण करता है। उस कोशिका अंग का नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का निर्माण करता है, ठीक। संरचना देख लें, संरचना बहुत आसान है इसकी, इस तरीके की संरचना होती है। इस तरीके की संरचना रहेगी। इसके साथ एक और कोशिकांग जुड़ी रहती है, चलो यहीं पे बता देते हैं हम। और इसके नीचे एक कोशिकांग जुड़ी रहती है। तीन कोशिकांग जोड़ दिया हमने, कौन कौन सा है, यहां पे दिख रहा है, ये केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस। क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रक की बाहरी आवरण, आउटर मेम्ब्रेन किससे बना है, तो ईआर से बना होता है। ईआर के ही मुड़ने के कारण उसका बाहरी आवरण बनता है। ईआर कितने प्रकार का, तो ईआर में ये संरचना मुड़ी हुई रहती है, इस संरचना मुड़ी हुई को क्या कहते हैं हम, क्रिस्टर्ने कहते हैं, मुड़ी हुई संरचना। ये क्या काम करती है, जगह बढ़ाती है, क्योंकि यहीं पे उपस्थित होगा आपका सुंदर सुंदर राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S किस में मिलता है,
प्रोकैरियोटिक कोशिका में। एटीएस कहाँ मिलेगा? यूकैरियोटिक कोशिका में। तो बैक्टीरियल कोशिका की राइबोसोम ईआर में मिलेगी। बैक्टीरियल कोशिका की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अत्र झिल्ली ईआर में मिलेगा? ईआर में मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक भी कोशिकांग उपस्थित नहीं होता। उसका राइबोसोम कहाँ मिलेगा? उसके साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव में तैरता रहता है। तो सारा का सारा प्रोटीन का निर्माण उसके कोशिका द्रव में होगा। ये ईआर सिर्फ किस में मिलती है? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। साथ ही साथ इनमें इसी के आवरण में आपको छोटे छोटे ऐसे वेसिकल, इस प्रकार के वेसिकल या कुपिकाओं का निर्माण भी देखने को मिलेगा। ये छोटी छोटी कुपिकाएं होती है, यही टूट टूट के किसका निर्माण करती है? अगली संरचना जिसे हम कहेंगे गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। अगला जो पढ़ेंगे हम, तो क्या क्या जुड़ा है? 3 चीज जुड़ा हुआ है। केंद्रक, केंद्रक को दर्शाने के मैंने यहाँ पे डीएनए बना दिया। केंद्रक ये हो गया आपका न्यूक्लियस। दूसरा कौन सा है? ईआर। और तीसरा कौन सा है? गोल्जी बॉडी। तीनों आपस में जुड़ते हैं। इसके बाद इनके साथ एक और जुड़ा रहता है, इसके साथ एक और जुड़ा संरचना जुड़ी रहती है, इस प्रकार की बड़ी सी, जहां पे चीजें संग्रह होती है उस संरचना को क्या कहते हैं हम? जहां पे चीजें संग्रह होती है, स्टोर होती है, वैक्यूल या रिक्तिका या राजधानी। इसी के बाजू में एक और संरचना उपस्थित होती है जो चीजें को मारती है, जिसे मौत की थैली भी कहा जाता है। हाँ, लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसके अंदर होते हैं कुछ एंजाइम, अपघटित एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो हर पदार्थ को मारती है। सर इतना सारा क्यों बता दिए? अगला टॉपिक, ये सबको जोड़ के एक चीज बनती है जिसका नाम है इंपॉर्टेंट अंतःपृथ्वी झिल्लिका तंत्र, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंतःपृथ्वी झिल्लिका तंत्र या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी कोशिकांग उपस्थित होती है? तो कौन कौन सी कोशिकांग उपस्थित है भाई? न्यूक्लियस, उसके अलावा ईआर, उसके अलावा गोल्जी बॉडी, उसके अलावा वैक्यूल या राजधानी, उसके अलावा लाइसोसोम। ये सारे किसके अंग है? अंतःपृथ्वी झिल्लिका तंत्र या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंग है। समझ में आ रहा है? मस्त आसान से, कोई ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक, बढ़े आगे। तो ईआर के बारे में क्या पढ़ा? अगर कार्य पूछेगा, ईआर का कार्य पूछेगा, बहुत सारे कार्य हैं ईआर के। पहला तो आपने देखा निर्माण, किसका किसका निर्माण कर रहा है भाई? प्रोटीन का, लिपिड का। प्रोटीन का निर्माण कहां पे कर रहा था? आरईआर में, खुरदुरी में, और चिकनी में क्या कर रहा था? लिपिड या वसा का निर्माण। साथ ही साथ स्टेरॉइड का निर्माण, स्टेरॉइड एक प्रकार के हार्मोन होते हैं, उसका भी निर्माण किसके अंदर हो जाएगा? ईआर के अंदर। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर हार्मोन तो बनता है उसके अंदर से, ग्रंथियों के अंदर से, ग्लैंड के अंदर से बनता है, तो ईआर से कैसे बन गया? अरे भाई ग्रंथि के अंदर भी तो सेल होती है, हम सेल पढ़ रहे हैं, हम ऑर्गन नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर जो ईआर होता है उससे क्या बनता है आपका? स्टेरॉइड, वसा से, वसा ही है, और वही किस में परिवर्तित हो जाता है? हार्मोन्स में। उसके अलावा दूसरा कार्य क्या कर रहा है भाई? ये बायोजेनेसिस करा रहा है। बायोजेनेसिस मतलब जैविक उत्पत्ति करा रहा है। जैव उत्पत्ति, जेनेसिस मतलब उत्पत्ति होता है, और बायो मतलब लिविंग। किसकी बायोजेनेसिस, जैव उत्पत्ति करा रहा है? गोल्जी काय का, गोल्जी बॉडी का दूसरा कार्य। तीसरा कार्य ये मरम्मत भी कराता है। कैसे कराएगा मरम्मत? क्योंकि इसका बाहरी आवरण, अभी हमने देखा, इसका बाहरी आवरण किससे बना है? लिपिड और प्रोटीन से ही बना है। ये जो कुपिकाएं बनी है, छोटी छोटी वेसिकल बनी हुई है, वो लिपिड और प्रोटीन से ही बना है। समझ लीजिए किसी भी कोशिका अंग में चोट लग गई, चोट लगने के कारण वो टूट गया बीच से, तो वापस से किससे भरेगा? लिपिड और प्रोटीन से। तो बनाने का काम कौन करेगा? खुद ये ईआर। ठीक, अगला अगला कार्य करता है जो एसईआर का काम है, वो करता है आविशीकरण। नहीं, आविशीकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। अगर शरीर के अंदर किसी प्रकार का विष
या टॉक्सिक पदार्थ आ गया तो उसको अविषीकरण करने का काम किसका है? ईआर का। और कौन से ईआर का है? तो एसईआर का। खत्म कार्य। मुख्य रूप से क्या, अगर आकार के हिसाब से पूछेगा तो आकार के हिसाब से 3 होते हैं। आकार हमने बना दिया, एक भूल गए बनाना। 3 आकार होते हैं। पहला तो मुड़ा हुआ संरचना, क्या कहा उसे? सिस्टर ने। दूसरा कूपिकाएं, वेसिकल। और तीसरी लंबाकार संरचना होती है, सिलेंड्रिकल संरचना, कुछ इस प्रकार की। इसे हम ट्यूब्यूल या नलिका कहते हैं। ट्यूब या नलिका कहते हैं। यही संरचना होती है एसईआर की। आरईआर की संरचना ऐसी होती है और एसईआर की संरचना या तो नलिका संरचना हो सकती है या तो कूपिकाएं संरचना हो सकती है। ये सिर्फ प्रोटीन निर्माण में कार्य आएगा, बाकी ट्रांसपोर्ट गमन कराने का कार्य ये करेगा। क्या चीज को गमन कराएगा? यहाँ पे प्रोटीन बनाया और प्रोटीन बना के किसको दे देगा? गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय को। ठीक, टाइम बचा है? बोर हो गए? कितना टाइम बचा है? 5 मिनट बचा है। पढ़ना है और कुछ? ठीक, एक और पढ़ लेते हैं, गोल्जी बॉडी, क्योंकि जुड़ा हुआ टॉपिक है, फिर कल क्या ही पढ़ेंगे इसको। गोल्जी बॉडी या गोल्जी का है। इसे खोजा था कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। इसका ईयर मैं बता देता हूं। क्या ईयर था भाई? क्या हो गया? हाँ, 1898। 1898। क्वेश्चन पूछेगा, दो ऐसी कोशिका अंग जो समसंरचनात्मक होती है, एक जैसे आइडेंटिकल दिखती है, कौन कौन सी होती है? गोल्जी काय और ईआर। दोनों की संरचना आपस में सेम रहती है। अभी बनाया हमने, ये ईआर बना दो, क्योंकि इसकी जैव उत्पत्ति बायोजेनेसिस कहां से हुई है? इसी से हुई है। तो इसकी संरचना भी कैसे होगी? इसी की तरह। ये बन गई हमारी गोल्जी काय, मुड़ी हुई संरचना। इसे भी हम किस तरह कहेंगे? यहाँ पे भी छोटे छोटे कुपिकाएं, वेसिकल्स का निर्माण हो जाता है। यहाँ भी छोटे छोटे वेसिकल्स का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का कार्य समझिए। ईआर ने क्या किया? ईआर ने प्रोटीन का निर्माण किया। ये प्रोटीन को इस छोटी छोटी वेसिकल्स में भर भर के किसको दे देगा? गोल्जी काय को। गोल्जी बॉडी का मुख्य काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, गमन कराना। ये पैक कराएगी, चीजों को पैकेजिंग कराएगी, पैक करा के ट्रांसपोर्ट कराती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने आज ऑनलाइन कोई ऑर्डर मारा, आपने किसी भी मिंत्रा से कुछ ऑर्डर मारा, तो कंपनी के पास जाता है, कंपनी उसको बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा। तो मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है यहाँ पे? ईआर। मैन्युफैक्चर बनाने का कार्य कौन कर रहा है? ईआर। या तो लिपिड बनाएगा या तो प्रोटीन बनाएगा। उसके बाद वो किसको दे देगा? थर्ड पार्टी को दे देगा। वो उसको पैक करेगा और फिर शिप करेगा, आपके घर में डिलीवरी करेगा। तो मस्त सुंदर सा पैकिंग रहता है। वो पैकिंग कराने का काम किसका होता है? गोल्जी काय का। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट और पैकिंग कराने का काम गोल्जी काय का हो जाएगा। कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। अब इससे एक दूसरी उत्पत्ति होती है, दूसरी बायोजेनेसिस होती है। हमने बोला ईआर से क्या बना? गोल्जी का। गोल्जी बॉडी से क्या बनता होगा? ईआर से गोल्जी का। गोल्जी बॉडी से कुछ तो बनता होगा, क्योंकि ये भी छोटी छोटी वेसिकल बना रहे हैं। तो जैव उत्पत्ति में आपको बायोजेनेसिस में 3 चीजें पढ़ने को मिलेगी। पहला ईआर। ईआर से क्या बना? गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी से बनता है लाइसोसोम। इसी की छोटी छोटी नलिकाएं, ये छोटी छोटी जो वेसिकल है, यही टूट टूट के संग्रह होकर एक संरचना बनाती है, जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। ये आपकी एक परतीय संरचना है, सिंगल लेयर। ये भी आपकी एक परतीय संरचना और ये भी आपकी एक परतीय संरचना। द्विपरतीय संरचना हमने सिर्फ एक ही पढ़ी है अभी। कौन सी पढ़ी है? केंद्रक, न्यूक्लियस, है ना। और उसका भी बाहरी आवरण किससे बन रहा था? ईआर से ही बन रहा था। ईआर ही उसको चारों तरफ से लपेट के एक संरचना बना दे रही थी। ठीक, तो गोल्जी बॉडी कैमिलो गोल्जी ने खोजा। क्या खोजा उन्होंने? कि इस तरीके की संरचना होती है। गोल्जी बॉडी में इसका मुख्य काम क्या होगा? पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, गोल्जी बॉडी जब हम देखते हैं तो इसमें 2 फेस या इसके 2 चेहरे देखने को मिलते हैं। एक मिलता है सिस और दूसरा मिलता है फॉर्म, या ट्रांस भी कह सकते हैं। ट्रांस नहीं, गलत लिख दिया मैंने। सिस और ट्रांस कह देते हैं, इसे सिस और ट्रांस कहते हैं। इसे हम कहते हैं फॉर्मिंग और इसे हम कहते हैं मैच्योरिंग। समझिए, जो ईआर की सतह की तरफ है,
ER से जो पास प्रेजेंट है वो किसका निर्माण करता है, वो डायरेक्ट इस चीज को लेगा। तो इस संरचना को हम कहते हैं सिस फेज, सिस अवस्था। क्यों? क्योंकि ये सामान को ग्रहण कर रही है और ग्रहण करने के बाद ये पैक करते एक छोटी छोटी इन कुपिकाओं में भर के ट्रांसपोर्ट करती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस। मतलब ये जो संरचना सिस वाली होती है वो नवीन संरचना होती है जो अभी सिर्फ ग्रहण कर रही है पदार्थ को, और मैच्योरिंग मतलब होता है परिपक्व। तो जो ट्रांस वाला होता है वो कैसा होता है, परिपक्व होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रक की तरफ पास में कौन सा फेस या कौन सा उसका सिरा उपस्थित होता है, तो कौन सा पास में प्रेजेंट होता है, सिस, और दूरस्थ कौन सा होता है, ट्रांस। तो पास में निकट ये होता है और दूरस्थ क्या होता है आपका, ट्रांस। ठीक, तो क्या क्या पढ़ा हमने, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी काय और ER। कल हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, क्रोमोसोम गुणसूत्र के बारे में, और जो रेक्टिका और लाइसोम बचा है उसके बारे में। ठीक, धन्यवाद, पढ़ के आइएगा।